गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पादप कार्यकी के बारे में, तो पादप कार्यकी की फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा जल अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन और उसी के साथ में हम लोगों ने खनिज पोषण और एंजाइम वाला पोर्शन भी पढ़ा था। तो आज हमारी स्टार्ट होने वाली है पादप कार्यकी सेकंड। अब पादप कार्यकी सेकंड है जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ी थी, तो वो फर्स्ट की सारी बातें हैं वो वापस रिवाइज होने वाली है। जैसे हम लोग बात किए थे कि एंजाइम है, तो एंजाइम काम कहाँ आने वाले हैं, एनएडी काम कहाँ आने वाला है, जो खनिज पोषण है, खनिज पोषण किस तरह से किसी की संरचना बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसी के बारे में स्टडी है वो हम लोग आगे के यूनिट में करने वाले हैं। अब इस यूनिट में हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो हमें पढ़ने हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है जो हमारा 10th चैप्टर रहेगा, श्वसन पढ़ना है जो हमारा 11th चैप्टर रहेगा, 12th चैप्टर आपके यहाँ से रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, और 13th चैप्टर है जिसमें आपके प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज जो स्टार्ट करने वाले वो स्टार्ट करने वाले प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का यदि हम शब्द का मीनिंग देखें तो शब्द का मीनिंग ये रहेगा, प्रकाश मतलब जो सनलाइट आ रही है, संश्लेषण मतलब फूड का निर्माण। तो जो हरे पादप होते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 6th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई क्लोरोफिल होता है, मतलब हरित लवक होता है पादपों में, पत्तियों में जो पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग है वो ग्रीन होता है, तो वो आप लोगों को ध्यान में। सूर्य का प्रकाश है वो पादप ग्रहण करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में। CO2 है वो पादप लेते हैं, O2 अपने को दे देते हैं, ठीक है। वाटर है और जो खनिज है वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, जो जाइलम और जड़ों के द्वारा, ये भी हम लोगों ने 6th चैप्टर में पढ़ा है। तो 6th चैप्टर के जो भी चीज़ें हैं, 7th चैप्टर की चीज़ें हैं, तो ये सारी की सारी यहाँ पे इंटरकनेक्ट करने वाली है टॉपिक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे पादप कार्यकी सेकंड है वो पहले स्टार्ट कर दिया। जेनेटिक स्टार्ट करने का मूड था, लेकिन ठीक है एक बार प्लांट वाला कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग वापस जूलॉजी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आप देखिए, उससे पहले आप लोग ये देखिए कि प्रकाश संश्लेषण है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी, वो खोज की थी स्टीफन हेल्स ने। ये परिकल्पना किसकी दी हुई है, स्टीफन हेल्स की दी हुई है। स्टीफन हेल्स का मैंने एक बार और नाम आपको बताया था, वो नाम मैंने बताया था आपको जब फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े थे हम लोगों ने, पादप कार्यकी के जनक थे वो कौन थे, स्टीफन हेल्स थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखें कि पादप कार्यकी की हम लोग इतनी बड़ी यूनिट पढ़ने वाले हैं, उसमें जो सबसे डेंजरस जो पोर्शन रहता है वो इसी का रहता है। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस पोर्शन रहेगा वो आपके प्रकाश संश्लेषण रहने वाला है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से आपको पढ़ना है, अदरवाइज ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खाना बनाना जितना ज़्यादा ईजी होगा ना, वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम परिभाषा देखते हैं। क्लोरोफिल पादप युक्त कोशिकाएं, मतलब कि पादप की वो कोशिकाएं जिसमें क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, मतलब हरित लवक पाया जाता है। तो हरित लवक है वो पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश होना भी जरूरी है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व H2O, ये हमारे क्या हो गए, अकार्बनिक जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अकार्बनिक भाग में हम लोग H2O के साथ में बहुत सारे मिनरल्स भी यूज़ करते हैं। तो CO2 और H2O का उपयोग करने के बाद में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। तो इसी की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी हो गई, प्रकाश संश्लेषण की। आपको क्लोरोफिल ध्यान में रखना है, सूर्य का प्रकाश ध्यान में रखना है, CO2 ध्यान में रखना है और H2O ध्यान में रखना है। उत्पाद क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, उसके साथ में उप उत्पाद रहेगा, वो रहेगा आपके ऑक्सीजन। अब हम लोग एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन आप लोगों ने देखी हुई है, CO2 है, CO2 किसके द्वारा लिया जाता है, CO2 लिया जाता है रंध्रों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में H2O कहाँ लिया जाता है, जड़ों के द्वारा। तो जड़ों से और रंध्रों से क्या आ गया हमारे यहाँ CO2 और H2O, जो रॉ मटेरियल बोल रहे हैं हम, कच्चा पदार्थ बोल रहे हैं, वो प्लांट ने ले लिया। उसी के साथ में वो सूर्य की ऊर्जा भी ले लेगा और हरित लवक उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में। ऑक्सीजन है उसको क्या कर देगा, वापस स्टोमेटा से आउट कर देगा, और जो बचा खुचा H2O बचेगा उस H2O को वाष्पोत्सर्जन हानि के रूप में बाहर
छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीजें और दिखाई दे रही होगी, मैंने यहाँ पे अपचयन और ऑक्सीकरण भी लिखा है। तो यहाँ पे देखो कि ये H2O है, ये H2O का विघटन किसके कारण होता है, सनलाइट के कारण। तो सनलाइट है वो H2O का विघटन करेगी, विघटन करने से H और OH माइनस बन जाएंगे। अब ये जो OH माइनस है ये ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, और जो H प्लस है वो क्या करेगा, अपचयन करेगा। ठीक है, तो ये H2O का ऑक्सीकरण करने के बाद में क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे जो H प्लस है ये CO2 का अपचयन कर रहा है, और CO2 के अपचयन के दौरान क्या बना रहा है, C6H12O6। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके साथ में मैंने और चीजें भी लिख रखी है, ये प्रकाश अभिक्रिया लिख रखी है, ये अप्रकाशिक अभिक्रिया लिख रही है। पादप जो हम लोग पादपों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ने वाले हैं उसमें ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही जो क्लोरोफिल है वो काम करेगा, वो अंधेरे में भी काम करेगा, रात को भी काम करेगा। ऐसे नहीं कि भाई दिन में हमारा सारा दिन काम किया है, रात को हम रेस्ट करेंगे, रात को हम सोएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें क्या होता है कि हम एक बात और करते हैं कि यहाँ पे हम जैसे श्वसन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो श्वसन की डेफिनेशन में हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हम खाना खा रहे हैं तो उस टाइम हमें एनर्जी की जरूरत होती है, चबाना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये एनर्जी देगा कौन उसको, सूर्य का प्रकाश तो दे रहा है। तो सूर्य के प्रकाश के टाइम यहाँ पे देखो कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे H2O तक मिला, H2O हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिया, सूर्य का प्रकाश उसको प्रोवाइड हो ही रहा था। ऑक्सीकरण होगा, प्रकाशिक अभिक्रिया होगी। आप लोगों ने यदि हरित लवक सेल बायोलॉजी में पढ़ रखा होगा लास्ट ईयर, जो कोशिका की संरचना में क्लोरोप्लास्ट था, हरित लवक था, तो उसमें आप लोगों ने कुछ सिक्के जैसी संरचनाएं देखी होगी। ठीक है, नहीं देखी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो है वो क्लोरोप्लास्ट के बनाने वाली हूँ, तो वहाँ पे समझ लेना। एक बार आप सिर्फ ध्यान में रखो कि कुछ सिक्के जमे हुए से संरचना होती है, उन सिक्कों में जो जमी हुई संरचना है उसको क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना में ये प्रकाशिक अभिक्रिया होगी, मतलब ये जो ऑक्सीकरण वाली प्रोसेस है ना वो कहाँ हो रही है, ग्रेना में, और एनर्जी भी यही प्रोसेस है वो देगी। ठीक है, अब एनर्जी मिल गई उसको, एनर्जी मिली हुई है, CO2 मिला हुआ है, H2O मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है उसको। ठीक है, तो अपन ऐसे होते हैं ना, दिन में जाके मार्केट से सारा का सारा सामान है वो कलेक्ट करके ले आए, और रात को जो कुछ भी बनाना है वो हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये भी ऐसे करते हैं, दिन में ये सारी चीजें कलेक्ट कर लेते हैं, और रात को क्या करेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया किस में चलेगी, स्ट्रोमा पोर्शन में। जो पूरा का पूरा कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट है उसके बीच में जो लिक्विड पोर्शन भरा हुआ रहता है। ठीक है, हम हर एक सेल में देखते हैं जो कोशिका द्रव्य है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा, हरित लवक में जो डॉटेड डॉटेड कंप्लीट भरा हुआ होगा वो पोर्शन कौन सा होगा, स्ट्रोमा। तो ये मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया चलेगी, मतलब अपचयन वाली अभिक्रिया चलेगी। ठीक है, अब हम लोग ये जो पूरी की पूरी प्रकाश संश्लेषण है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में कैसे होगा, यह एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है भाई। भौतिक रासायनिक कैसे बोला कि भौतिक का मतलब कि सनलाइट को ये ले रहा है, तो लाइट हम लोग किस में पढ़ते हैं, सनलाइट, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, ये सब चीजें किस में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बाकी CHO ये सारी संरचनाएं हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये हो गई भौतिक रासायनिक अभिक्रिया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ क्लियर होता है। सेकंड ये अपचय प्रक्रिया है। अपचय प्रक्रिया का मतलब कि हम लोग उपापचय अभिक्रिया देखते हैं। उपापचय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, अपचय और उपचय। अपचय का मीन्स छोटी छोटी चीजें बड़ा प्रोडक्ट बना रही है, अपचय का मतलब कि बड़ा प्रोडक्ट छोटी छोटी चीजों में टूट रहा है। ठीक है, यहाँ देखो CO2 छोटा सा, H2O छोटा सा, ये एक बड़ा प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, अब ये छोटा और बड़ा प्रोडक्ट ये कोई केमिस्ट्री की लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ हमारे बायोलॉजी में समझने के लिए कि हाँ ठीक है इस चीज से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री में ये सब चीजें लागू नहीं होगी आपके, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी से अलग है, उसको पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक अपचय प्रक्रिया। एनाबॉलिक आप इंग्लिश में याद रखना चाहें तो एनाबॉलिक याद रख सकते हैं। इसमें ऊर्जा प्रयुक्त होती है, इसमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। श्वसन में हम देखेंगे ATP का फॉर्मेशन होगा, यहाँ ATP यूज की जाएगी, और ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, इसमें अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदला जाता है। हम लोग स्वपोषी पढ़े थे खनिज पोषण में, तो हमने बात की थी कि ये अकार्बनिक पदार्थ बाहर से लेंगे और कार्बनिक पदार्थ खुद ही बना लेंगे।
हम लोग क्या है, परपोषित है, हम कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही कहां से लेंगे, बाहर से लेने का काम करेंगे। तो ये अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। उसके बाद हम बात करें, ये प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाशिक ऊर्जा, भाई खाना तो ये बन रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6 के फॉर्म में, लेकिन यूज किसका हो रहा है, सनलाइट का। तो ये प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद में ये एक रेडॉक्स प्रक्रिया है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ रखी है केमिस्ट्री में, आप 9th-10th में भी पढ़ते हो, 11th-12th में भी पढ़ी होगी आपने, कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही रिएक्शन में चलते हैं। तो हो रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। जो चीज मैंने आपको ऊपर समझाई थी वो एक बार वापस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, कि ये रेडॉक्स प्रक्रिया है जिसमें जल के ऑक्सीकरण से O2 विमुक्त होता है, हो रहा है, जल के ऑक्सीकरण से O2 है वो विमुक्त हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ H+ द्वारा CO2 का अपचयन हो रहा है। H+ है वो CO2 का अपचयन करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इसके महत्व लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण के। प्रकाश संश्लेषण के महत्व से पहले आप लोगों को यदि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल याद है तो उसमें आप लोग देखते हो कि भाई कोई हरा पादप है, उसको हिरण ने खाया, हिरण को किसने खाया, शेर ने खाया। तो इस टाइप से जो चेन पढ़ते हो, फूड चेन पढ़ते हो, तो फूड चेन कहीं पे भी स्टार्ट हो, वो स्टार्ट कहाँ से होगी, पादप से ही स्टार्ट होगी। तो पादप ही हमारे लिए भोजन बनाने का निर्माण करेंगे, चाहे वो कीटों के लिए बनाओ, चाहे हमारे लिए बनाओ, चाहे वो किसी भी बड़े जानवर के लिए बनाओ, हाथी के लिए बनाओ, ठीक है। डायनासोर तो बोल नहीं सकती अभी। तो यह पृथ्वी पर समस्त जीवों के प्राथमिक स्रोत है खाद्य पदार्थ के लिए। उसके अलावा O2 की आपूर्ति कराने का काम भी किसका है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का ही है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमारे लिए ना तो फूड बनेगा, ना O2 बनेगा, ना हमारी लाइफ है वो सर्वाइव करने लायक रहेगी, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, प्रकाश संश्लेषण समझ में आया हुआ ही था पहले, क्योंकि इजी सा पोर्शन है, आप लोग काफी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हो, अच्छे से ध्यान में होगा आपको, ठीक है। उसी के साथ में मैं आपको कुछ एक और थोड़ी सी फैक्ट है वो बता देती हूँ। तो उसमें हम बात करते हैं कि सभी हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। इसको गांठ बांध लो आप इस बात को, ठीक है, ध्यान में है ये आपके कि हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। एक एक्सेप्शन है यहाँ, अमरबेल में नहीं पाया जाता। अमरबेल है वो बाह्य परजीवी होता है, ये किसी के ऊपर, अमरबेल का नाम आपने सुना होगा कि किसी के ऊपर लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमरबेल है वो प्रकाश संश्लेषण खुद नहीं करेगा, बाह्य परजीवी होगा, बाहर से ही अपना फूड है वो लेने का काम करेगा, ठीक है। फिर ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, तो आप लोगों को RS व्हीटेकर का नाम ध्यान में होगा, जिसने 5 जगत सिद्धांत दिया था। तो 5 जगत सिद्धांत था, तो उसमें फर्स्ट था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। तो एनिमिलिया और जो कवक है वो कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। हम लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले, हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करने का काम हरे पादपों का ही रहेगा, किसके कारण, हरित लवक के कारण, ठीक है। फिर हम बात करें मोनेरा में। मोनेरा में आपको ध्यान है सारे के सारे बैक्टीरियाज और जीवाणु होते हैं। तो यहाँ पे मोनेरा में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि एक ऐसा जीवाणु होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, और साइनो कलर मैंने कहा था नीले कलर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो नील हरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है, वो ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण है वो करने का काम करता है। तो मोनेरा में एक अपवाद हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में आपको ध्यान में है ही उन सब जीवों को रखा हुआ है जिनके कैरेक्टर समझ में ही नहीं आ रहे थे, भाई कवक में रखे, प्लांट्स में रखे या एनिमल्स में रखे, तो उनको उठा के साइड में डाल दिया। जो 5 थे, ठीक है, उनमें से क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिना वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो आपको इन तीनों के नाम है वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अमरबेल मैंने बता ही दिया नहीं करते। उसके अलावा यहाँ पे और जो अपवाद है, क्योंकि बायोलॉजी हमारी पूरी अपवादों का विज्ञान है, तो टीनोस्पोरा, ट्रापा और ऑर्किड ये 3 ऐसे पादप है जिनके जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहीं पे भी पाया जाए तो इसकी जड़ें भी कैसी होगी, ग्रीन होगी, और ग्रीन होगी तो वो प्रकाश संश्लेषण भी करेगी। तो जड़ के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है टीनोस्पोरा, ट्रापा और ऑर्किड पादपों में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक कहाँ होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो सबसे ज्यादा होता है जलीय पादपों में, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण देखा जाता है। और यह प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है।
किया जाता है सौर ऊर्जा को। हम तो ऐसे हैं नहीं कि सन एनर्जी को डायरेक्ट हम लोग एब्जॉर्ब करके हमारा जो कार्बनिक पदार्थ है वो खुद ही बना लें। वो कौन कर बनाते हैं? प्लांट्स ही बनाते हैं। तो इस टाइप से ये प्रकाश संश्लेषण है वो आपको उसी टाइप से इंटरेस्टिंग से पढ़ना है। जैसे कई बार बच्चों की जो रुचि होती है ना, कुकिंग में हमारी हॉबी है भाई, कुकिंग करना हमारी हॉबी है, ठीक है, तो उसी टाइप से प्लांट्स किस टाइप से हमारे लिए फूड बनाते हैं, तो वही रुचि अपने को यहाँ पे दिखानी है। और आपको अच्छे से ये चैप्टर है वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को आप वीडियोज़ है वो शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना है यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको आरबीएससी की सारे के सारे सिलेबस है सारा का सारा, मैंने काफ़ी जगह देखा है कि आरबीएससी की वीडियोस काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किए थे बनाने के लिए, लेकिन किसी का भी कंप्लीट नहीं है। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट बायोलॉजी है वो प्रोवाइड करवाऊँगी। तो आप लोग यहाँ पे है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स के साथ में बायोलॉजी है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।